हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है आंसर की पार्ट नंबर 6 यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 एग्ज़ाम की। एंड इससे पहले मैंने 120 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो पूरे डिस्कस कर लिए हैं। एंड उन क्वेश्चंस में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं जो मैंने कमेंट्स में देखे हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे। उसमें मैंने पूरा जहाँ से मैंने वो आंसर्स चेक किए हैं वो सारा मैं आपको उसमें दिखा दूँगा। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट डज नॉट कॉज बोन मैरो सप्रेशन एज वन ऑफ इट्स एडवर्स इफेक्ट। इसमें 4 ड्रग के ऑप्शन दिए गए थे: एजोथाइप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, सिरोलिमस एंड मीथोट्रेक्सिट। इसमें डाउट ये थी कि इसका आंसर जो है वो सिरोलिमस होना चाहिए, कि सिरोलिमस बोन मैरो सप्रेशन कॉज नहीं करता है। ये आंसर मैंने केडी त्रिपाठी से ही चेक किया हुआ है। इसमें अगर आप पेज नंबर 880 पे देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है लास्ट पैराग्राफ में कि साइक्लोस्पोरिन सेलेक्टिवली सप्रेसेस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, प्रिवेंट्स ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। देन 4th लाइन में यहाँ पे दिया गया है अनलाइक साइटोटॉक्सिक इम्यूनोसप्रेसेंट्स इट इज़ फ्री ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन बोन मैरो एंड आरई सिस्टम। मीन्स इसका बोन मैरो पे कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है। देन बात थी सिरोलिमस की कि इसका आंसर सिरोलिमस होगा। उसके नेक्स्ट ही पेज नंबर 882 पे क्लियरली गिवन था कि सिग्निफिकेंटली सिरोलिमस इज़ नॉट नेफ्रोटॉक्सिक बट इट कैन सप्रेस बोन मैरो। दैट्स वाई सिरोलिमस इसका आंसर नहीं होगा। इट्स आंसर वुड बी साइक्लोस्पोरिन। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे डाउट थी 100th नंबर क्वेश्चन पे, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट कॉमनली कंबाइंड विद मीथोट्रेक्सिट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए मीथोट्रेक्सिट के साथ कौन सा ड्रग जो है वो कंबाइन नहीं किया जा सकता है। इसमें ये स्टेटमेंट दी गई थी पेज नंबर 211 पे, जिसमें एजोथाइप्रिन वाले सेक्शन में ये मेंशन था कि दिस प्यूरिन सिंथेज इनहिबिटर है, ये जो एक्ट करता है आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ये पूरा इसका जो भी मैकेनिज्म था वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। देन आप यहाँ पे 4th लास्ट लाइन में देखेंगे गिवन अलोंग विद corticosteroids it has a steroid sparing effect for which it is primarily used now, especially in case of systemic manifestations. It is not combined with methotrexate. एजोथाइप्रिन को मीथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो एजोथाइप्रिन होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली पूछा गया था र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए। इसका आंसर एजोथाइप्रिन है। देन एक क्वेश्चन था ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस एक्सेप्ट। इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए कौन सा ड्रग यूज़ नहीं किया जाता है, ये हमें फाइंड आउट करना था। इसमें मैंने जो आंसर दिया था वो था डी टिवोक्लारिन। एंड कुछ ने फिजोस्टिगमिन भी कहा एंड कुछ ने नियोस्टिगमिन भी। इसमें पेज नंबर केडी त्रिपाठी के ही पेज नंबर 110 में डायग्नोस्टिक टेस्ट दिए गए हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। इसमें फर्स्ट टेस्ट था एमेलियोरेटिव टेस्ट, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन था कि इनिशियली एड्रोफोनियम जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। देन सेकंड पैराग्राफ में दिया था कि अगर इन केस एड्रोफोनियम अवेलेबल नहीं है टेस्ट जो है वो नियोस्टिगमिन के साथ परफॉर्म किया जा सकता है। देन इसके बाद इन्होंने दिया था द प्रोवोकेटिव टेस्ट माइस्थेनिक्स आर हाईली सेंसिटिव टू डी टिवोक्लारिन 0.5 mg IV causes marked weakness in them what is ineffective in non-myasthenics. This test is hazardous because of positive pressure respiration must be at hand before performing it and this test is not performed. ये टेस्ट जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसमें इस पूरे जो भी टेक्स्ट था इसमें कहीं पे भी फिजोस्टिगमिन
के बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन डी ट्यूबरकुलारिन का भी इन्होंने ऐसे मेंशन किया था कि जो टेस्ट जो है इसमें किया जाता है ये हाईली इनसेंसिटिव है। तो इसमें स्टिल अभी कॉन्फ्लिक्ट है। सो इसमें ऑप्शन आइदर डी और बी में से ही रहेगा। ए और सी तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होगा। अगर आपने इन ए और सी में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो गलत है। एंड इफ़ यू हैव चूजन फिजोस्टिगमिन और डी ट्यूबरकुलारिन देन देयर मस्ट बी ए पॉसिबिलिटी। मोस्टली इसका फिजोस्टिगमिन हो सकता है क्योंकि इसका कोई भी मेंशन इसमें नहीं है। देन यहाँ पे ये 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स थे। आई होप कि इसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपके लिए, जो भी आपकी डाउट्स थी वो होपफुली इसमें क्लियर हो गई होंगी। देन अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमारे रह गए हैं। सो इसमें 120 से आगे ही आप इसको कंसीडर करना, 121 से आगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था इन इनडायरेक्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एस्से मींस एलिसा टेक्निक कहते हैं इसको। एलिसा टेक्निक में क्या होता है? सो एलिसा टेक्निक में एक स्टैंडर्डाइज एंटीजन को इमोबलाइज किया जाता है सॉलिड सपोर्ट के ऊपर फॉर डिटेक्शन। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन सी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इसमें IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल वैक्सीन। इनमें से बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी नहीं है? सो अमंग दीज मीजल्स वैक्सीन जो है वो बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं है, ये एक वायरल वैक्सीन है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडजुवेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। सो एडजुवेंट्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, ये हमें आइडेंटिफाई करना था। सो एडजुवेंट्स बेसिकली इंक्रीज करते हैं एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज को एंड दे डू नॉट डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट थी पोलियो साल्क इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो कि ये स्टेटमेंट गलत थी क्योंकि पोलियो सैल्क जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है एंड पोलियो सेवीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत थी। सो ए बी सी में इन तीनों स्टेटमेंट का दिया हुआ है एंड 3 and 4 स्टेटमेंट दैट इज़ हेपेटाइटिस ए इज़ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी इज़ अ सब यूनिट वैक्सीन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था ICH गाइडलाइंस Q8। यहाँ पे तीनों ICH गाइडलाइंस दी गई थी, इसमें हमें बताना था किसमें करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट थी ICH गाइडलाइन Q8 जिसमें फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट होता है डेफिनेटली। ICH गाइडलाइन Q9 में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये भी सही थी। लेकिन ICH गाइडलाइन Q10 में रेडियो फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस नहीं होती हैं, तो ये वाला जो सीक्वेंस था वो करेक्ट नहीं था। सो इसमें ऑप्शन बी दैट इज़ 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन था इन इंडिया IP रेफरेंस सब्सटेंसेस आर इशूड बाय द। तो इंडिया में IP रेफरेंस सब्सटेंसेस को इशू किया जाता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन दैट इज़ इन गाजियाबाद, इसके द्वारा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्लीन रूम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एसेप्टिक ऑपरेशन। एसेप्टिक ऑपरेशन के लिए क्लास 100 एरिया जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। क्लास 100 एरिया जिसको एसेप्टिक एरिया भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स की सेल के लिए, सेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसमें फॉर्म नंबर 24D का इसमें यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑप्शन बी। सो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस रिप्रेजेंट्स मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स अंडर मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो इसमें
मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक वर्ड का डेफिनेटली ध्यान रखना है। मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के बारे में दिया गया था, तो पूछा गया था। तो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स की बात करें तो वो आता है सेक्शन 17 सी में। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए हैं एंड जो रिमेनिंग अभी 20 क्वेश्चंस इस आंसर की में बचते हैं, वो जैसे ही मैं उनके आंसर्स पे कम्प्लीटली श्योर हो जाऊंगा या ऑलमोस्ट 90% तक भी श्योर रहूँगा, सो वो मैं उसमें कर दूंगा। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आइदर क्लिनिकल ट्रायल्स पे हैं या फिर आईसीएच गाइडलाइंस या जीएलपी गाइडलाइंस, जीसीपी गाइडलाइंस उनके ऊपर हैं। तो उसके लिए अभी तक कोई कंफर्म रिसोर्स अभी मेरे पास है नहीं, तो वो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली वो जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा। एंड स्टिल अभी भी आपको किसी क्वेश्चंस में कन्फ्लिक्ट रहेगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।